हेलो दोस्तों, नमस्कार। करेले की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती में आपका मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो पर हम विटर गॉर्ड यानी करेले की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं, जैसे अनुकूल समय, तापमान और मिट्टी, उन्नतशील किस्मों के बारे में जिक्र करेंगे। साथ ही खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, वेड हमको किस प्रकार तैयार करना है, मल्चिंग पेपर, मल्चिंग कितने माइक्रोन का लगाना है, ड्रिप कितने mm की लगानी है, साथ ही नर्सरी तैयार करने की सरल और आसान विधि। साथ ही बात करेंगे प्रति एकड़ कितने पौधों की आवश्यकता पड़ती है, कितने सीड्स की आवश्यकता पड़ती है, और साथ ही जब हम बेड तैयार कर रहे हों तो वेसल डोज के रूप में हमको कौन कौन सी खादों को मिक्स करके प्रयोग करना है। और साथ ही हम बात करेंगे कि करेले की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उपज निकालने के लिए आपको कौन सी महत्वपूर्ण खाद दवाइयों का स्प्रे और इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से करेले की फसल पर लागत से लेके उत्पादन, मुनाफा और आप एक एकड़ से कितना कमा सकते हैं, इन सभी का विश्लेषण और करेले की संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए भाई शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय के बारे में। तो जो अनुकूल समय है, बरसात के लिए आप जून और जुलाई महीने पर आप करेले की खेती कर सकते हैं, और वहीं गर्मियों की बात करें तो दिसंबर और जनवरी महीने पर आप करेले की खेती लगा सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तापमान और मिट्टी। तो जो करेले की फसल है, न्यूनतम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जो टेम्परेचर है 35 डिग्री, यानी 15 से 35 डिग्री का जो सेल्सियस का टेम्परेचर है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। और वहीं सॉइल की बात करें तो काली मिट्टी, काली दोमट, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी एवं उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली सॉइल पर जिसका मृदा का pH मान 5.5 से 7.5 के आसपास हो, बढ़िया मानी जाती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, उन्नतशील किस्में। तो उन्नतशील किस्में, इस वीडियो पर हम उन्हीं वैरायटी का जिक्र करने वाले हैं जिनका उपज और उत्पादन काफ़ी लाजवाब है। नंबर 1 राशि हाईबेस की नूर 026, US एग्री सीड्स की SW 810, ननहेम्स की अमनश्री और VNR का आकाश। और साथ ही हम बात करते हैं ईस्ट वेस्ट की जो प्राची आती है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और साथ ही क्लाउड्स की अनुष्का F1 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। क्या इन वैरायटी से भी कोई अच्छी वैरायटी है जो आपने लगा रखी है? आप कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपने अधिकतम उत्पादन कितना निकाला है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खेत की तैयारी यानी फार्म प्रिपरेशन। तो सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले कल्टीवेटर से आपको पहली जुताई कराना है। उसके बाद आपको रोटोवेटर से खेत को समतल कराना है। एवं यदि गर्मियों का समय है, गर्मियों का टाइम है, तो आप प्लाऊ चलवाएं और कम से कम 30 से 35 दिनों की तेज धूप जरूर लगाएं। एवं हमारी फील्ड अब पूरी तरह एकदम तैयार हो चुकी है। नंबर 5 वेट की तैयारी। तो आपको वेट मेकर या फिर वेट राइजर से किस प्रकार वेट को तैयार करना है, कृपया ध्यान से सुनिए। तो वेट से वेट की दूरी 2.5 से 3.5 फीट आप रख सकते हैं, और वेट से वेट की चौड़ाई आपको 3 फीट रखनी चाहिए, और वेट की ऊंचाई आप 1 फीट रख सकते हैं। वेट मेकर या फिर वेट राइजर से कुछ इस प्रकार आप वेट तैयार कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं मल्चिंग पेपर। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है मल्चिंग पेपर की। कितनी माइक्रोन का हमको मल्चिंग पेपर करेले की फसल पर लगाना चाहिए? तो आप 20 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर यदि लगाते हैं तो काफ़ी बढ़िया और करेले की फसल के लिए बेहतर है। तो आप 20 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं। अब ड्रिप की बात करें तो आप 16 mm इनलाइंस ड्रिप एरीगेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। 16 mm इनलाइंस वेजिटेबल के लिए काफ़ी परफेक्ट मानी जाती है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं नर्सरी तैयार। आप घर पर ही कम से कम समय पर एकदम हरी भरी नर्सरी किस प्रकार तैयार कर सकते हैं जिससे कम खर्च पर आपकी नर्सरी तैयार भी हो जाए और कम खर्च भी हो। नर्सरी तैयार करने की सबसे सरल और आसान विधि, सबसे पहले तो आपको उन्नतशील हाइब्रिड वैरायटी का ही चुनाव करना है। आवश्यक सामग्री, नारियल की खाद की आवश्यकता पड़ने वाली है, यानी कोकोपीट खाद की जरूरत पड़ेगी। साथ ही वर्मी कंपोस्ट भी लेना है, फंगीसाइड लेना है जिसमें मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम हो, फंगीसाइड को आपको लेना है। और
साथ ही प्लास्टिक की प्रो ट्रे की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हम तैयार कर रहे हैं प्रो ट्रे पर नर्सरी। तो सर्वप्रथम आपको नारियल की खाद और वर्मी कंपोस्ट को ठीक तरीके से मिश्रण तैयार कर लेना है और उसी मिश्रण पर आपको फंगिसाइड को मिलाना है लगभग 200 ग्राम, जिसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन हो, जो कि हमारी नर्सरी पर लगने वाले फंगस की रोकथाम करेगी और साथ ही अंकुरण और जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होगा। तो फंगिसाइड भी हम इस मिश्रण पर मिला लेते हैं और ठीक तरीके से प्रो ट्रे में कुछ इस प्रकार भरकर उसके बाद एक एक बीजों की हमको बुआई करनी है एवं 3-4 दिनों तक कुछ इस प्रकार मल्चिंग पेपर में कवर करके रखना है। इससे क्या होगा कि सीड्स जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार आप झोपड़ी या फिर ग्रीन नेट खींचकर कुछ इस प्रकार आप बाहर निकाल कर रख दीजिए और टाइम टाइम से सिंचाई आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि नर्सरी पर फंगस की प्रॉब्लम दिख रही हो तो मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम युक्त फफूंदनाशक को 1 लीटर पानी में 1 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और यदि कहीं रस चूसक कीटों का अटैक है, प्रकोप है, तो इमिडाक्लोप्रिड या फिर थाइमेथॉक्सोम का स्प्रे आप ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार यदि आप नर्सरी तैयार करते हैं तो 20 से 25 दिनों पर आपकी नर्सरी ट्रांसप्लांट के लिए एकदम हरी भरी तैयार हो जाएगी। प्रति एकड़ सीड्स की आवश्यकता, यदि आप 1 एकड़ पर करेले की खेती करते हैं तो लगभग 500 से 600 ग्राम के आसपास आपको सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। यानी 1 एकड़ पर लगभग 4000 से 5000 पौधे आपको लगने वाले हैं। यदि दूरी कम या फिर ज़्यादा करते हैं तो प्लांट और सीड्स की क्वांटिटी कम और ज़्यादा भी हो सकती है। अगले और महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करते हैं बेसल डोज। अब बेसल डोज क्यों ज़रूरी है? बेसल डोज करेले की फसल पर वनस्पतिक बढ़वारे के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बेसल डोज जब हम बेड तैयार कर रहे हों तो उसी समय जो खाद देनी है, कितनी मात्रा पर देनी है, कृपया ध्यान से सुनिए। और जो भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर कर रहे हैं सारी की सारी प्रति एकड़ की दर से हैं। तो जो बेसल डोज है 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद प्रयोग करना है, 50 किलोग्राम डीएपी खाद और 100 किलोग्राम लगभग सिंगल सुपर फास्फेट, और इसके साथ हम पोटास मिक्स कर रहे हैं MOP 35 किलोग्राम। इन सभी खादों को मिलाकर बेड के ऊपर दीजिए एवं बेड मेकर से बेड को आप तैयार कराएं कुछ इस प्रकार। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं मल्चिंग पेपर पर होल्स। तो जो करेले की हम प्लांटेशन कर रहे हैं, सिंगल लाइन पर कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार आप 2 इंची मल्चिंग पेपर पर होल्स ले सकते हैं। होल्स लेते समय एक सावधानी जरूर रखें कि जो आपने ड्रिप बिछा रखी है उस पर कोई भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं प्लांटेशन यानी पौध रोपाई। तो पौध रोपाई से पहले हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि पौधे से पौधे का हमको डिस्टेंस कितना रखना है। तो प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस रखना है 2-2 फीट के अंतराल पर हमको कुछ इस प्रकार प्लांटेशन आप कर सकते हैं। यानी पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी है और आपको एक एक पौधे की ही प्लांटेशन करनी है। मिट्टी को हल्के हाथों से प्रेस करना है और पौधा एकदम सीधा रहना चाहिए। अगले विषय के बारे में बात करते हैं करेले की फसल पर स्प्रे शेड्यूल। अब स्प्रे शेड्यूल समझने से पहले हम यह जरूर समझते हैं कि करेले की फसल पर कौन कौन से कीट फंगस आते हैं, उसके हिसाब से ही हम स्प्रे करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कीट, इंसेक्ट और पेस्ट। तो कौन कौन से कीट आते हैं कृपया ध्यान से सुनिए। फल मक्खी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, साथ ही वाइट फ्लाई आती है, सकिंग पेस्ट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, हरी इल्ली, सुंडी एवं फ्रूट बोरर की प्रॉब्लम आती है। और वहीं फंगस की बात करें तो करेले की फसल पर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है डाउनी मिल्ड्यूड। जो पीले पीले छींटे आ जाते हैं उसे हम डाउनी मिल्ड्यूड कहते हैं। इसके अलावा ब्लाइट भी आती है, पाउडरी मिल्ड्यूड और लीफ स्पॉट जैसी समस्या देखने के लिए मिलती हैं। यह जो बीमारी है, यह जो डिजीज़ है काफ़ी ज़्यादा आते हैं, उन्हीं का हम जिक्र कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में, यानी फसल कितने दिन की होती है तो कौन से आपको स्प्रे करना चाहिए। देखिए स्प्रे करेले की फसल पर आवश्यकता अनुसार ही बीमारी डिजीज के हिसाब से ही स्प्रे किए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इन दवाइयों से ही ज़्यादातर शुरुआत होती है। तो फर्स्ट स्प्रे ट्रांसप्लांट से जब करेले की फसल 10 से 15 दिन की होती है तो कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड। अब कॉन्फिडोर में कौन सा टेक्निकल है, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल फॉर्म में आती है, आपको 10 ml लेना है और M45 मैंकोजेब 75% आपको 30 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके
15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। जो भी हम आपको डोज बता रहे हैं 15 लीटर पंप की दर से ही हम आपको डोज बता रहे हैं, क्योंकि जब हमारी करेले की फसल छोटी होती है तो कम दवाई की, कम स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है, और जब हमारी फसल फ्रूटिंग स्टेज पर होती है या फिर मेन स्टेज पर होती है तो ज़्यादा टंकी, ज़्यादा पंप की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम आपको जो डोज बता रहे हैं 15 लीटर की दर से ही बता रहे हैं। सेकंड स्प्रे, तो जब हमारी करेले की फसल ट्रांसप्लांट से लगभग 20 से 25 दिन की होती है तो सिजेंटा कंपनी की एक तारा, इसमें टेक्निकल है थाइमेथोक्सोम 25% जो कि WG फॉर्म में आती है, 6 ग्राम लेना है, और साथ ही एंट्राकॉल जिसमें प्रोपिनेप 70% WP फफूंदनाशक आदि 40 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना है। करेले की फसल पर तीसरा छिड़काव, तो जैसे ही हमारी फसल ट्रांसप्लांट से 30 से 35 दिन की होती है तो UPL कंपनी का लांसर गोल्ड जिसमें एसीफेट और इमिडाक्लोरपिड का कॉम्बिनेशन है 35 ग्राम लेना है, और सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस आती है, एक प्रकार की प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, 40 ml लेना है, और इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। करेले की फसल पर फोर्थ स्प्रे, तो जब हमारी ट्रांसप्लांट से करेले की फसल 40 से 45 दिन की होती है तो अदामा इंडिया कंपनी की अगाड़ी SC आती जिसमें फिप्रोनिल 5% SC फॉर्म में आती 25 ml लेना है, और रेडोमिल गोल्ड 30 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। करेले की फसल पर फिफ्थ स्प्रे, तो करेले की फसल ट्रांसप्लांट से 50 से 55 दिन की होती है तो नागार्जुन कंपनी की प्रोफेक्स सुपर जिसमें प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC का कॉम्बिनेशन है, आपको लेना है 30 ml, और टाटा की ताकत फंगिसाइड लेना है 40 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। करेले की फसल पर छठवां स्प्रे, जब हमारी करेले की फसल 60 से 65 दिन की होती है तो क्रिस्टल कंपनी की प्रोक्लेम जिसमें कॉम्बिनेशन है एमामेक्टिन वेंजोइट लेना है आपको 8 ग्राम। UPL कंपनी की साफ फंगिसाइड आपको लेना है 30 ग्राम। 15 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। करेले की फसल पर सातवां स्प्रे, तो जब करेले की फसल 70 से 75 दिन की होती है तो वायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड 12 ml लेना है, जिसमें कॉम्बिनेशन है इमिडाक्लोरपिड और वीटासाइफ्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है, हमको लेना है 12 ml, और एंट्राकॉल हमको लेना है 40 ग्राम। इसके साथ हम एक टॉनिक मिक्स कर रहे हैं फेंटाक प्लस 10 ml। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। करेले की फसल पर आठवां छिड़काव, जब करेला की फसल 80 से 85 दिन की होती है तो धानुका कंपनी की कोनिका फंगिसाइड आपको लेना है 30 ग्राम। प्रोक्लेम एमामेक्टिन वेंजोइट आपको लेना है 10 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। जब करेला की फसल 90 से 95 दिन की होती है तो नौवा स्प्रे आपको करना है रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड 30 ग्राम लेना है। अगार्ड SC जिसमें फिप्रोनिल है 30 ml लेना है, और साथ ही एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लेना है प्लानोफेक्स 4 ml। 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। जब करेला की फसल 110 से 120 दिन की होती है तो आप 10वां स्प्रे कर सकते हैं। रोको फंगिसाइड 40 ग्राम लेना है, और वायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड लेना है आपको 12 ml। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। जब करेला की फसल 130 से 140 दिन की होती है तो आपको 11वां स्प्रे करना चाहिए। वायर कंपनी की ओबेरॉन मकड़ी नाशक आपको लेना है 15 ml, और सिजेंटा कंपनी की पेगासस लेना है आपको 25 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। जब करेला की फसल 150 से 160 दिन की होती है तो आपको 12वां स्प्रे करना है, और 12वें स्प्रे पर आप चाहें तो SLR 525 इंसेक्टिसाइड 30 ml लेना है, और सिजेंटा कंपनी की रोको फंगिसाइड 40 ग्राम लेना है। स्टिकर मिलाकर के 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। अब करेला की फसल पर सबसे बड़ी जो समस्या आती है फ्रूट फ्लाई की, यानी फल छेदक मक्खी की काफ़ी बड़ी मात्रा पर प्रकोप और समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए हम आपको एक सस्ता सा और बढ़िया सा ऑप्शन बताते हैं। फेरोमोन ट्रैप आप लगा सकते हैं फ्रूट फ्लाई वाला, जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। ये है फ्रूट फ्लाई फेरोमोन ट्रैप। कुछ इस प्रकार आप इंस्टॉल कर सकते हैं पूरे खेत पर। करेले की फसल के लिए फर्टिगेशन शेड्यूल, करेले की फसल पर कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे पीलापन है, कम फल फूल आ रहे हैं, हल्के फल लग रहे हैं, साथ ही फलों पर
पर टेढ़ापन आ रहा है, अधिक प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण खादें यानी किस स्टेज पर कौन सी खाद और कितनी मात्रा पर प्रयोग करना है, और साथ ही जब हमारी करेले की फसल फ्रूटिंग स्टेज पर होती है तो फ्रूटिंग एकदम सही तरीके से सेट हो तो उस समय कौन सी खाद और कितनी मात्रा पर प्रयोग करना है, और साथ ही चमक, क्वालिटी और साथ ही उपज बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण खाद हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advancedagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं। यदि आप एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो देखना चाहते हैं कि कौन सी खाद दवाइयों के साथ कौन सी खाद दवाइयाँ मिक्स करनी चाहिए, कौन सी खाद दवाई ना मिलाएं, और भी कृषि कार्य से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं करेले की फसल पर फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में। शुरुआती चरणों से लेकर फूल आने तक यानी वानस्पतिक अवस्था पर करेले की फसल पर कौन सी खाद देनी है, कृपया ध्यान से सुनिए। NPK 19-19-19, NPK 17-44-0 और 12-61-0 जैसी खादों को 3 से 4 दिनों के अंतराल पर आप 2 से 3 किलोग्राम की दर से ड्रिप में छोड़ सकते हैं। कौन कौन सी खाद? 19-19-19, 17-44-0 और 12-61-0 जैसी खादों को आप छोड़ सकते हैं। अब जब हमारी करेले की फसल फूल की अवस्था पर हो, फ्लावरिंग स्टेज पर हो, तब कौन सी खाद देनी चाहिए? तो 0-52-34, 12-61-0 और 17-44-0 जैसी खादों को आप प्रयोग कर सकते हैं। फास्फोरस युक्त खादों को आप प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। कब? जब आपकी करेले की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो। अब कितनी मात्रा पर प्रयोग करना है आपको? 3 से 4 दिनों के अंतराल पर आप 3 से 4 किलोग्राम की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिप में छोड़ सकते हैं। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब करेले की फसल फ्रूटिंग स्टेज पर हो, फल की स्टेज पर हो, तब कौन सी खाद देनी चाहिए? तो इस स्टेज पर आप 0050, 13-40-13, 13-0-45 मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट जैसी खादों को आप छोड़ सकते हैं। फल की अवस्था पर 3-3, 4-4 दिनों के अंतराल पर उपयुक्त खादों को 3 से 4 किलोग्राम की दर से आप ड्रिप में छोड़ सकते हैं। करेले की फसल पर अधिक उपज प्राप्त करने के लिए बीच बीच में आप इन खादों को भी प्रयोग कर सकते हैं। एक साथ प्रयोग नहीं करना है, आपको आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करना है। जैसे ह्यूमिक एसिड सॉइल एप्लीकेशन से आप छोड़ सकते हैं 200 से 500 ग्राम की दर से आप प्रति एकड़ की दर से छोड़ सकते हैं। साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से एवं फेरस सल्फेट है, बोरॉन है, चिलेटेड जिंक जैसी खादों का प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि फलों पर टेढ़ापन देखने के लिए मिल रहा है तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन का प्रयोग जरूर करें। और यदि फसल हरी भरी नहीं हो रही है सभी खादों को देने के बाद भी, तो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग आपको जरूर करना है। और जो भी आप खाद दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं आवश्यकता अनुसार ही आपको प्रयोग करना है। अगले और सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करते हैं, करेले की बंधाई यानी मंडप विधि से जो स्ट्रक्चर तैयार करना है वो किस प्रकार तैयार करना है, कृपया ध्यान से सुनिए। आवश्यक सामग्री 1800 से 2000 के समथिंग बांस के टुकड़े की आवश्यकता पड़ने वाली है जो कि मजबूत हों और 8 से 10 फीट लंबाई रहना चाहिए। पेड वायर आपको यूज करना है जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। ये है प्लास्टिक की रस्सी आवश्यकता अनुसार जो कि ऊपर खींचने के लिए आवश्यकता पड़ने वाली है। साथ ही प्लास्टिक की रस्सी की आवश्यकता पड़ने वाली है कुछ इस प्रकार जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। एवं धागा की आवश्यकता पड़ने वाली बुनाई के लिए जिससे शाखाएं ऊपर जा सकें, तो मीडियम मोटाई वाला आवश्यकता अनुसार धागे की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो बांस का स्ट्रक्चर किस प्रकार तैयार करना है ध्यान से सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण कि बांस के टुकड़े हैवी और मजबूत होने चाहिए। सर्वप्रथम सब्बल से कुछ इस प्रकार आपको गड्ढे करना है। उसके बाद बांस को आपको गड़ाना है जो कि आपको 1.5 से 2 फीट गहराई पर आपको बांस के टुकड़े को गड़ाना है। और जो दूरी है बांस से बांस की दूरी 10 फीट रखनी है। और जो स्ट्रक्चर की ऊंचाई है आप 7 फीट रख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार हैमर की मदद से आपको सीढ़ी रखकर आपको बांस को कुछ इस प्रकार गड़ाना है जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। आपको हमने बताया कि जो स्ट्रक्चर की ऊंचाई
आप 5 फीट ना रखें, आप 7 फीट रखिए, क्योंकि यदि आप 7 फीट रखते हैं तो जो ऊंचाई है काफ़ी परफेक्ट मानी जाती है। यदि आप 6 फीट भी रखते हैं तो काफ़ी कम मानी जाएगी। इसलिए आप स्ट्रक्चर की ऊंचाई करेले की फसल पर 7 फीट ही रखिए। एवं रस्सी खींचे कुछ इस प्रकार 3 से 4 लेयर 2-2 फीट की ऊंचाई पर आप प्लास्टिक की रस्सी खींच सकते हैं, जिसकी कीमत है प्रति किलोग्राम 120 से 150 रुपये के आसपास यह प्लास्टिक की रस्सी उपलब्ध हो जाती है, जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। ठीक तरीके से खींचकर आप इस प्रकार बांध दें एवं ऊपर एक रस्सी खींचे जो मजबूत हो और पूरा वजन झेल सके। कुछ इस प्रकार यह जो रस्सी देख रहे हैं इसकी तुलना पर हम तार भी लगा सकते हैं, लेकिन रस्सी का रखरखाव भी आसानी है और जो तार है जंग लग जाता है। और जो ये रस्सी आप देख रहे हैं ये सालों साल चलती है और काफ़ी अच्छी भी सर्विस है। उसके बाद आपको धागे से बुनाई करनी है। कुछ इस प्रकार जो धागा है, ज़्यादा मोटा आपको धागा प्रयोग नहीं करना है, मीडियम धागे पर भी आपका काम बन जाएगा। जब करेले की फसल प्लांटेशन से 10 से 15 दिन की हो जाए तब आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। बांस के मंडप बनाने में ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। उसके बाद शाखाओं को धागे में लपेट देना चाहिए और समय समय पर शाखाओं को ऊपर चढ़ाते रहना चाहिए। खेतों के चारों तरफ एवं बेड़ों के आसपास साफ सफाई होना बहुत ही जरूरी है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन सिस्टम। तो आवश्यकता अनुसार ही करेले की फसल पर सिंचाई करना चाहिए। ड्रिप से यदि आप खेती कर रहे हैं तो रोजाना मात्र आप 1.5 से 2 घंटे सिंचाई कर सकते हैं। यदि सामान्य तरीके से आप ओपन फील्ड फार्मिंग कर रहे हैं बिटर गोर्ड की, तो आप 4 से 6 दिनों की अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। जो सिंचाई है ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है मिट्टी पर। कुछ हल्की मिट्टी पर ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और वहीं यदि भारी मिट्टी है, काली मिट्टी है, तो कम सिंचाई भी यदि आप करते हैं तो ज़्यादा दिनों का अंतराल आप करके भी सिंचाई कर सकते हैं। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं उत्पादन यानी प्रोडक्शन के बारे में। तो हर एक किसान जानना चाहता है कि हम 1 एकड़ से कितना मैक्सिमम तक उत्पादन निकाल सकते हैं। तो आप करेले की फसल पर जो डिपेंड करता है, वैरायटी डिपेंड करती है, मिट्टी डिपेंड करती है। तो जो उत्पादन है, यदि आप हाइब्रिड वैरायटी को लगाते हैं तो 10 से 12 टन तक आप 1 एकड़ से उत्पादन निकाल सकते हैं। यदि नॉर्मल और हल्की वैरायटी है तो आप 7 से 8 टन के आसपास उत्पादन निकाल सकते हैं 1 एकड़ से। यह जो प्रोडक्शन है, यदि आप ठीक तरीके से खेती करते हैं तो बढ़ भी सकता है, और यदि आप सामान्य तरीके से खेती करते हैं तो उत्पादन प्रोडक्शन घट भी सकता है। करेले की फसल पर लागत, चाहे प्लांटेशन की बात हो, खेत तैयार की बात हो, एवं खाद दवाइयों की बात हो, बांस के टुकड़े हों, या फिर जो रस्सी आप लगा रहे, मल्चिंग ड्रिप, खाद दवाइयाँ, लगभग सभी खर्च को जोड़कर यदि देखा जाए तो 1 एकड़ पर लगभग 1 लाख से 1,20,000 रुपये के आसपास हमको लगभग लागत कॉस्ट आने वाली है। और लाइफ साइकिल की बात करें तो जो करेले की फसल है 120 से 125 दिनों की यह फसल है। और मुनाफा की बात करें तो लगभग 1,50,000 रुपये से लेकर आप 1,80,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं सुरक्षा, सावधानी और देखभाल। करेले की फसल पर यदि डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप दिख रहा हो तो एक्रोबेट का स्प्रे ले सकते हैं या फिर बोरडेक्स मिक्सचर का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फलों पर टेढ़ापन देखने के लिए मिल रहा है तो आप बोरॉन और कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं ड्रिप के माध्यम से, सॉइल एप्लीकेशन से। इसके अलावा फसल में पीलापन दूर करने के लिए आप अमोनियम सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रूटिंग सेट करने के लिए 13-045 ह्यूमिक एसिड, 12-61-0050 मैग्नीशियम सल्फेट को आपको चलाना चाहिए। करेले की फसल पर एक और समस्या आती है फ्रूट सड़न की। तो फल सड़न की रोकथाम करने के लिए आप फेरोमोन फ्रूट फ्लाई ट्रैप को आपको जरूर लगाना चाहिए। आपको खेत पर खरपतवार मुक्त आपको फसल रखना है। एवं यदि आप साधारण तरीके से करेले की खेती कर रहे हैं तो लगभग 15-15 दिनों के अंतराल पर यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सागरिका दानेदार जैसी खादों को आपको प्रयोग करना चाहिए। नीम ऑयल का भी आपको फसल के बीच बीच में स्प्रे करते रहना चाहिए और आवश्यकता अनुसार ही आपको खाद और दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। ऑर्गेनिक खाद दवाइयों को भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए एवं उन्नतशील किस्मों को ही आपको लगाना चाहिए जो मिट्टी, जलवायु और क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से बढ़िया
हों उन्हीं वैरायटी को आपको चुनाव करना चाहिए। करेले की खेती पर बांस का मंडप आप तभी बनाएं जब बरसाती करेले की खेती कर रहे हैं, इससे अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। अर्ली खेती करने के लिए यदि आप बरसात में खेती कर रहे हैं तो अर्ली आपको प्लांटेशन करने के लिए 10 जून के आसपास का जो टाइम है काफ़ी परफेक्ट माना जाता है। बाकी आप जुलाई अगस्त पर भी करेले की खेती कर सकते हैं, लेकिन अर्ली फार्मिंग करने के लिए आप लगभग 10 जून 15 जून के आसपास, जून एंड तक आप प्लांटेशन कर सकते हैं। करेले की फसल पर पाला से बचाने के लिए ठंडी के दिनों पर पर्याप्त मात्रा पर जड़ों के पास नमी होना बहुत ही जरूरी है एवं खेत की चारों तरफ जब ठंडी ज़्यादा पड़ रही हो तो खेत के चारों तरफ मेढ़ों पर आपको धुआं करना चाहिए। सल्फर की आप डस्टिंग भी ले सकते हैं। करेले की फसल पर कई स्थानों पर बहुत ही बड़ी और गंभीर समस्या आती है वायरस की, कोकड़ा रोग की। तो इसकी रोकथाम करने के लिए आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए, कृपया ध्यान से सुनिए। रेजिस्टेंस वैरायटी का ही आपको चुनाव करना चाहिए। कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जिन वैरायटी पर कुछ ज़्यादा ही वायरस आता है। जहाँ वायरस ज़्यादा आता है वे किसान भाई अर्ली प्लांटेशन ना करें। यदि आप बरसात पर खेती कर रहे हैं तो अगस्त महीना बेस्ट माना जाता है। स्पेशल करेले की फसल पर यदि वायरस फैलाने वाला कोई कीट है तो वो है थ्रिप्स और वाइट फ्लाई। सकिंग पेस्ट का भी काफ़ी बड़ा हाथ होता है वायरस को फैलाने का काम। तो इसीलिए आपको सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स और रस चूसक कीटों के प्रॉपर आपको स्प्रे लेना है, जिससे क्या होता है कि जो वायरस है तेजी से ट्रांसमिशन ना हो पाए। इसलिए आपको प्रॉपर वाइट फ्लाई और थ्रिप्स के स्प्रे लेते रहना चाहिए। यदि कोई पौधों पर बड़ी मात्रा पर वायरस आ चुका है तो उस पौधे को खेत से उखाड़ कर कहीं दूर ले जाकर गड़ा दीजिए। यही एक ऑप्शन बचता है वायरस कंट्रोल करने का, और आपको प्रॉपर स्प्रे वीकली लेने पड़ेंगे, तभी आप वायरस को भी कंट्रोल कर पाएंगे और आपकी फसल हरी भरी कीट मुक्त, फंगस मुक्त रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हमने करेले फसल की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि यह जानकारी, यह नॉलेज अन्य किसान भाइयों तक पहुंच सके। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार, मिलते हैं कुछ इसी प्रकार और इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण खेती किसानी से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार।